स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक क्या, अगला चैप्टर वेक्टर। वेक्टर ये ऐसा चैप्टर है, वेक्टर एक्चुअल में 11 के हिसाब से चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स में इसकी चैप्टर ना करके ये कह सकते हैं ये होल फिजिक्स में एज ए टूल यूज होता है फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी जरूरत पड़ती है वेक्टर की जरूरत। हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसकी थ्योरी को समझेंगे, देन इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर की जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है स्केलर और सेकंड टाइप है वेक्टर। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं those quantities which requires only magnitude. It means doesn't require direction. ये क्या है सर? जिसे हमने लिखा मास को ऊपर करना है, हम लिखे 5 kg। 5 kg मीन्स कंप्लीट, हमने इसका 5 kg, 5 इसका मैग्नीट्यूड और kg से। अब 5 kg ऊपर है, 5 kg नीचे है, 5 kg नॉर्थ में, साउथ में, ऐसी जरूरत 5 kg अपने आप में कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी का आइडेंटिफिकेशन है। इसका मास क्या है? 5 kg। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहें कि मैं 100 मीटर चल के गया हूं, तो 100 मीटर आप नॉर्थ में गए हैं, 100 मीटर आप साउथ में गए हैं, 100 मीटर आप ईस्ट में गए हैं। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी। तो हम 100 मीटर चल के गए हैं, 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, या गोल गोल हमने 100 मीटर कवर किया है, जब तक इसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक इनकम्प्लीट है। अब समझ गए होंगे इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी कौन से? स्केलर, जिनका मैग्नीट्यूड भी बताने पर कंप्लीट हो जाते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और वेक्टर दोज क्वांटिटीज which requires both magnitude and direction। इनके एक्सप्रेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। आ गया? आपको क्या कैटेगरी बना ली कि जहां केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है वो स्केलर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है तो वो कैसी है? वेक्टर है। इसलिए अगर हमें चैप्टर नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने का एक मेथड है, एक तरीका। ठीक है? जैसे और इसके एग्जांपल्स बनते हैं और अच्छे से सीख जाओगे। एग्जांपल्स जैसे लेंथ, डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चीजें कैसी है? स्केलर है। इसके साथ ही वर्क, एनर्जी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं। वर्क को भी 5 जूल 10 जूल लिख दिया, इट मींस वर्क है। एनर्जी कितना जूल है, ये सब इनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटीज। कौन कौन सी? लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वर्क है, एनर्जी है।
ये सब के सब ऐसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है, पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी है? इधर देखो, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। स्पीड हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। इट मींस 20 मीटर पर सेकंड के साथ डायरेक्शन नहीं दिया तो हमने क्या डिफाइन किया? स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन ऐड कर दी, क्या होगी? वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है सर? ये आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। हम तो अभी पढ़ रहे हैं, इनके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सब के सेम वेक्टर यानी इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? ये तो है वेक्टर और ये क्या है? स्केलर। अभी देखो नेक्स्ट ले रहे हैं हम इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसका एक सिंपल तरीका क्या है? एरो बनाते हैं। एरो का जो इनिशियल पॉइंट है ये इसका टेल कहलाता है, और जो एरो है ये इसका कहलाता है हेड। जो भी ये है ये पूरा यहाँ से P to Q, इसकी कंप्लीट लेंथ ये जो है ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। किसका? वेक्टर ए को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ए इट मींस वेक्टर PQ के लिए हम क्या लिख रहे हैं? ए। वेक्टर ए पढ़ा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड P to Q कंप्लीट, और एरो की तरफ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? कि हमें इसको पढ़ना है वेक्टर ए। वेक्टर ए का मतलब PQ, ये कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी। हमें यदि इसका क्या पढ़ना हो? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हम लिखने का क्या तरीका है? मोड ऑफ वेक्टर ए, और चाहे सिंपल ए लिखते वेक्टर हटा के, इसको लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एरो से टेल टू हेड इसकी डायरेक्शन होती है। ये तरीका है इसका रिप्रेजेंटेशन। समझ गए होंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। पहले हम इनके बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। इनमें देखो, वेक्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है दो कैटेगरीज? फर्स्ट, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, और सेकंड एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो देखो पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर इट मींस विच हैज इनिशियल पॉइंट, जो कोई भी इनिशियल पॉइंट रखता है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये एरो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया, वेक्टर PQ, तो इसका ये जो पॉइंट है, जो डॉट हमने बनाया है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट है, ये क्या हो गया? एक पोलर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक पोलर वेक्टर है जो एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होता है। क्लियर? फिर एक्सियल वेक्टर कौन सा है? देखो एक्सियल वेक्टर क्या है? These are used to rotational motion, linear motion नहीं,
रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तब एक्सियल वेक्टर्स काम में आएंगे। रोटेशनल मोशन डिफाइन is used to rotational motion to define the rotation, define the rotation। इसके रोटेशन को डिफाइन करने के लिए देखो किस तरह से ये एक्सियल वेक्टर रहेगा, ये बताएगा इसके रोटेशन को, इस तरह से एरो को। और ये जो है ये क्या है, एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन किससे पता लगाएंगे, राइट हैंड रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल ले सकते हैं, मैं यहाँ पहले बना देता हूँ, ये थंब और ये फिंगर्स, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, कर्ली फिंगर्स। ये लिया हमने राइट हैंड, ये लिया राइट हैंड। किस तरह समझ गए होंगे, ऐसे क्यों पकड़ेंगे। देखो राइट हैंड ये है, थंब की जो डायरेक्शन रहेगी एरो की तरफ, ये एक्सियल वेक्टर को बताएगा। और कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देखो इसमें मैच करा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। यदि ये एरो नीचे होता तो देखो कैसे आ जाती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ थंब जो है ये किसको बताता है, वेक्टर को बताता है। और जो फिंगर है ये किसको बता रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कर्वेचर ऑफ फिंगर्स से किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है, थीटा है, ओमेगा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, ये है एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल्स। आई बात समझ में, ये है एक्सियल वेक्टर के। तो हमने ये तो एग्जांपल किसके लिए, पोलर के और ये एक्सियल के। अच्छा इसके अलावा देखो अभी हमने स्केलर वेक्टर की बात की थी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे होता क्या है, ये तो डिटेल से पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे दो कैटेगरी की है, वेक्टर और स्केलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो वेक्टर है और ना स्केलर है। ये कैसा है, टेंसर। ये क्या, ये तीसरी कैटेगरी है जहाँ डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन एक्सिस के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, वो टेंसर होते हैं। ऐसे ही करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं है। ये क्या है अपने पास, ये वैल्यू है जो करंट है, ये स्केलर में ही ली जाती है। क्यों ली जाती है, तो आगे डिटेल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और करंट में पढ़ेंगे। एग्जांपल आ जाए तब आप बता देना। तीन कैटेगरी होगी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तीसरी कैटेगरी टेंसर को डिटेल से बात करेंगे। और अभी वेक्टर्स टू टाइप में पढ़े, पोलर वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट डिफाइन होता है, और एक्सियल वेक्टर जो रोटेशनल मोशन में काम में आते हैं टू डिफाइन द रोटेशन। और इसका किससे लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शंस ले सकते हैं। हम इधर बताएगा हमेशा वेक्टर और कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किसको बताएंगे, डायरेक्शन। क्लियर। अभी देखो और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी। अगेन वेक्टर is divided in two categories। इससे हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी, इक्वल और अनइक्वल, तो इसके साथ ही समझ लेते हैं। इक्वल, अनइक्वल और पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इक्वल की बात करूंगा, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड,
एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम है तो इट मींस ये कैसे है, इक्वल है। ऐसे ये कोई वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर बी, ये कोई वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर बी, ये लिया, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो। लेंथ जो है इनकी किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। ये कैसे है, इक्वल। अब देखो अनइक्वल की बात करूं मैं, इसकी अनइक्वल की बात करूं, अनइक्वल का मतलब देखो तीन मैं एग्जांपल दे सकता हूं। देखो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, कैसे हुए, अनइक्वल हुए। कैसे हुए ये, अनइक्वल हुए। और एक एग्जांपल देखो, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है तो भी अनइक्वल है। और देखो डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है तो ये कैसे हुए, अनइक्वल है। अब बात करते हैं पैरेलल की, ये कुछ ऐसा ही है। देखो पैरेलल में भी क्या है, ये डेफिनेशन तो है कि भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तो फिर कैसा है, पैरेलल है। देखो ये वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। एंटी पैरेलल, देखो एंटी पैरेलल का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है ये वेक्टर P, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये कैसे हो गए, एंटी पैरेलल। नेगेटिव भी बोल सकते हैं पैरेलल और नेगेटिव। तो देखो इसको हमने ले लिया एंटी पैरेलल 180 डिग्री से, ठीक है। वैसे नेगेटिव अलग से होता है, उसको भी समझाएंगे। देखो ये पैरेलल और ये, लेकिन फिर इनमें और इनमें डिफरेंस कैसे कहा हुआ, तो देखो भाई क्या बात है कि टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स और टू इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो इक्वल में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैसे हो, सेम। लेकिन यहाँ ये जो पॉइंट है मैग्नीट्यूड, देखो ये हो गया और ये हो गया, इट मींस थीटा इक्वल टू 0, या लेकिन मैग्नीट्यूड अलग, तो मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल मे बी अनइक्वल, किसमें पैरेलल है, इक्वल में मैग्नीट्यूड का सेम होना चाहिए। इसलिए हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, टू इक्वल वेक्टर्स ऑलवेज, टू इक्वल वेक्टर्स ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, but two parallel vector may not be, possibility दे रहा हूं, may not be equal। बताया ना कि इनकी तो कंडीशन दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे पैरेलल का मतलब देखो यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है लेकिन ये भी तो पैरेलल ही है, ये भी तो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड अलग हो गया लेकिन डायरेक्शन सेम है, ये भी पैरेलल। इसलिए हम इसमें लिखा कि इक्वल जो है ये तो पैरेलल होंगे लेकिन सभी पैरेलल इक्वल हों ऐसा नहीं है, तो नॉट भी इक्वल नहीं होंगे। और अनइक्वल इसका रिवर्स हो गया, समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे, देखो वापस में दो कैटेगरी लेना होगा, क्या एंटी पैरेलल
और नेक्स्ट कैटेगरी बोली नेगेटिव वेक्टर। क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर, यानी ये जो एंटी पैरेलल है यही कैटेगरी नेगेटिव वेक्टर। पैरेलल का देखो अपोजिट वेक्टर कह सकते हैं। इट मींस देखो ये कोई वेक्टर p है, ये कोई वेक्टर p है, इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर q है। ये तो इक्वल हो गए, पैरेलल भी हो गए, लेकिन मैं इसको क्या कर दूं? अपोजिट ये कर दूं। ये एंटी पैरेलल या म्यू भी कह सकते हैं। p इक्वल टू -2 या q इक्वल टू -p। इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे p ये है और ये इसका अपोजिट वेक्टर है, ये कहलाता है नेगेटिव वेक्टर। ये क्या कहलाता है? नेगेटिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और दो टर्म लेते हैं वेक्टर। देखो एक वेक्टर होता है कोप्लेनर, कोप्लेनर, और एक होता है कोलिनियर, कोलिनियर। कोप्लेनर, कोप्लेनर, any two vectors are कोप्लेनर वेक्टर, यानी सेम प्लेन में, सेम प्लेन में x y में, y z में, इस तरह सेम प्लेन में हो तो ये क्या है? कोप्लेनर है। कोलिनियर, ये वेक्टर q, इसकी लाइन में q, ये क्या हुआ? कोलिनियर हुआ। एक और टर्म भी होता है इसका को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सभी का जैसे p, q, r, s, ये सभी वेक्टर कैसे हैं? ये सभी वेक्टर कैसे हैं भाई? वो इनिशियल बोलते हैं, का इनिशियल पॉइंट है वो सब कैसा है? सेम है। तो ये कैसे? कोलिनियर, ये कैसे? कोप्लेनर, तो एक ही प्लेन में होते हैं। आई बात समझ में? एक ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जैसे ये p है, ये q है, ये जो वेक्टर यदि 90 डिग्री पर है, रेक्टेंगल है, ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये तो जैसे नाम है वैसे ही इनके काम में आपके इजीली ध्यान रह जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फिर से वेक्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लीड करने वाला पॉइंट है, इसलिए हमने इसको 4 स्टार दिए हैं। समझेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको ले रहे हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या ले रहे हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसा नाम है, एक वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, केवल डायरेक्शन देता हो, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। और एक होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, इट मींस जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ओनली डायरेक्शन के लिए यूज होता हो, ओनली डायरेक्शन के लिए जीरो वेक्टर जो है केवल डायरेक्शन के लिए। देखो किस तरह से, पहले अपन यूनिट वेक्टर पाते हैं, वेक्टर ऑफ यूनिट, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जैसे हमारे पास ये कोई वेक्टर r है, वेक्टर r है, तो हम वेक्टर r का मतलब वेक्टर दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसका मैग्नीट्यूड है, और एक साथ में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन को किससे? r है, इसको कैसे पढ़ा जाता है? रीड एज r है। क्या पढ़ोगे? रीड एज r है। r है इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इसकी वैल्यू तो 1 लिखेंगे लेकिन डायरेक्शन को बताएगा, क्योंकि एक वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
अब हमें किसी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना हो, यूनिट वेक्टर r कैप तो इक्वल टू देखो क्या हो गया, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, या सिंपली हम रूटीन में वेक्टर r अपॉन r भी लिख लेते हैं। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर, देखो जीरो वेक्टर क्या है, आप कोई ये वेक्टर a है प्लस सेम नेगेटिव वेक्टर इसमें ऐड करते हैं, a माइनस a जीरो लिख दिया तो ये अन्याय हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो a माइनस a को भी जीरो लिखोगे और वेक्टर a माइनस वेक्टर को भी जीरो लिखोगे फिर तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर a और इसमें हमने माइनस वेक्टर a किया तो यहाँ जीरो ना बच के जीरो वेक्टर बचेगा। और वैसे जो जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, बट ये इनको बताता है कि ये जीरो वेक्टर कहाँ से आता है, तो वेक्टर क्वांटिटी से आता है। और क्या, जैसे एग्जांपल ले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ origin point is vector 0, origin point का पोजीशन वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, वेक्टर 0। बात समझ में आ गई यूनिट वेक्टर और इनकी। और हम एक और खास चीजें जो हमारे बार बार जरूरत पड़ेगी बताना इंपॉर्टेंट है ये, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम ये जैसे x लेते हैं, ये y लेते हैं और ये z लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। इधर कहीं हमें x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, i पर, y को रिप्रेजेंट करना हो क्या लेंगे, j कैप, और z को रिप्रेजेंट करना हो तो k कैप। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने जैसे x y z करते हैं। और अब वेक्टर में इनको क्या लिखेंगे, i कैप, j कैप एंड k कैप, i कैप, j कैप एंड k कैप। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसलिए हम वेक्टर को डिवाइड करते समय इस तरह से भी डिवाइड करते हैं, वन डायमेंशनल वेक्टर, 2D, 2 डायमेंशनल वेक्टर एंड 3D, इट मींस 3 डायमेंशनल वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई वेक्टर r लेना है तो हम इसको क्या लिख देंगे, x I कैप, x मैग्नीट्यूड I कैप इन डायरेक्शन ऑफ x, ये अदरवाइज r इक्वल टू y j कैप, अदरवाइज वेक्टर r इक्वल टू z k कैप। तो ये है वन डायमेंशनल वेक्टर। इफ वेक्टर r रिप्रेजेंट एज x I कैप प्लस y j कैप, देखो दो कोऑर्डिनेट्स सामने आ रहे हैं, वेक्टर r इक्वल टू x कैप प्लस z k कैप, z के साथ क्या आता है k कैप, दो कोऑर्डिनेट्स सामने आ रहे हैं, वेक्टर r इक्वल टू y j कैप प्लस z k कैप, दो कोऑर्डिनेट्स सामने आ रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं। और इफ r इक्वल टू वेक्टर r को रिप्रेजेंट ऐसे किया x I कैप y j कैप प्लस z k कैप, तो ये वेक्टर कौन सा है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। इस तरह से हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि डायरेक्शन यानी इनकी x y z कौन से कोऑर्डिनेट्स काम में आ रहे हैं, एक ही कोऑर्डिनेट, वन दो कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल, तीनों आते हैं तो 3 डायमेंशनल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का लेकर